चलिए एक सफर पर चलते हैं बहुत पीछे समय की शुरुआत में। ये कहानी है हमारे अपने घर, हमारे सौर मंडल के जन्म की। एक ऐसी महागाथा जो धूल के एक बादल से शुरू होकर आज के ग्रहों तक पहुंची। तो ये सब शुरू कब हुआ? आज से लगभग 4.568 अरब साल पहले। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है ना? पर यहीं से, इसी पल से हमारे सौर मंडल की नींव रखी गई थी। उस वक्त ना तो सूरज था, न पृथ्वी, न कोई और ग्रह। बस अंतरिक्ष में तैरता हुआ गैस और धूल का एक बहुत बड़ा ठंडा बादल था। इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम थी, और साथ में थी उन तारों की राख जो हमसे पहले ही बनकर खत्म हो चुके थे। तो सवाल ये उठता है कि गैस और धूल का ये शांत सा बादल एक हलचल भरे सिस्टम में कैसे बदल गया? यहीं से हमारी कहानी का पहला और सबसे जरूरी मोड़ आता है। देखिए, इस विशाल बादल को एक बाहरी धक्के की जरूरत थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद पास में ही कोई सुपरनोवा यानी एक बहुत बड़ा तारा फटा होगा। उस धमाके से जो शॉकवेव निकली, उसी ने इस बादल को अंदर की तरफ सिकोड़ना शुरू कर दिया, और बस गुरुत्वाकर्षण ने अपने काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही ये बादल सिकुड़ने लगा, वो तेजी से घूमने भी लगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आइस स्केटर जब अपने हाथ अंदर करता है तो उसकी घूमने की रफ्तार बढ़ जाती है। इसी तेज घुमाव ने उस गोल बादल को एक चपटी डिस्क में बदल दिया, और इसी घूमती हुई डिस्क को हम कहते हैं सौर निहारिका या सोलर नेबुला। हमारे सौर मंडल की हर एक चीज इसी डिस्क से बनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक घूमती हुई डिस्क है, लेकिन धूल और गैस की इस डिस्क से आखिरकार ग्रह कैसे बने? ये कोई एक दिन का काम नहीं था। ये एक बहुत ही धीमी और सिलसिलेवार प्रक्रिया थी। ये सब 3 बड़े स्टेप्स में हुआ। पहले तो धूल के छोटे छोटे कण आपस में चिपककर कंकड़ जैसे बन गए। फिर ये कंकड़ आपस में जुड़कर किलोमीटर जितने बड़े पिंड बन गए, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहते हैं। और आखिर में इन बड़े पिंडों ने अपने गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे को खींचना शुरू किया, और जुड़कर चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह जितने बड़े प्रोटोप्लैनेट बन गए। अब ग्रहों के बनने की इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जिसे हम स्नो लाइन या हिम रेखा कहते हैं। ये एक तरह की अदृश्य सीमा थी। इस लाइन के पार तापमान इतना कम था कि पानी और दूसरी गैसें जमकर ठोस बर्फ बन सकती थी। इस स्नो लाइन ने सौर मंडल को मानो 2 हिस्सों में बांट दिया। लाइन के अंदर सूरज के पास जहां गर्मी ज्यादा थी, वहां सिर्फ पत्थर और धातु ही ठोस रह सकते थे। इसीलिए यहां छोटे चट्टानी ग्रह बने। लेकिन लाइन के बाहर ठंडे इलाके में पत्थर और धातु के साथ साथ भारी मात्रा में बर्फ भी मौजूद थी, और इसी वजह से वहां इतने बड़े बड़े गैस के दानव ग्रह बन पाए। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े खिलाड़ी की, बृहस्पति की। इन विशाल ग्रहों ने न सिर्फ खुद को बनाया, बल्कि इन्होंने पूरे सौर मंडल का नक्शा ही बदल कर रख दिया। गैस जाइंट्स कैसे बने? इसके लिए 2 मुख्य आइडिया हैं। एक है कोर अक्रीशन, जिसमें पहले एक बहुत बड़ा बर्फीला चट्टानी कोर बना, और फिर उसने तेजी से अपने चारों ओर गैस खींच ली। दूसरा है डिस्क इंस्टेबिलिटी, जिसमें गैस का एक बड़ा हिस्सा सीधे ही ढहकर एक ग्रह बन गया। हमारे बृहस्पति के लिए ज्यादातर वैज्ञानिक कोर अक्रीशन मॉडल को ही सही मानते हैं। बृहस्पति सिर्फ चुपचाप अपनी जगह पर नहीं बना, नहीं, इसने तो एक तरह से पूरे सौर मंडल में तबाही मचा दी। ग्रैंड टैग थ्योरी के मुताबिक बृहस्पति बनने के बाद पहले सूरज की तरफ आया, और फिर शनि के असर से वापस अपनी जगह जाने लगा। इस आने जाने में उसने अंदरूनी सौर मंडल का सारा खेल ही बिगाड़ दिया। शायद यही वजह है कि मंगल ग्रह इतना छोटा रह गया। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे, ग्रहों का बनना कोई शांत और सुंदर प्रक्रिया नहीं थी। सौर मंडल के बनने का आखिरी दौर तो बहुत ही हिंसक और उथल पुथल से भरा था। हर तरफ टकराव और बमबारी हो रही थी। इसी हिंसक दौर का एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी पृथ्वी को उसका चांद कैसे मिला? इसका जवाब भी एक बहुत बड़े और विनाशकारी टकराव में ही छिपा है। जो सबसे मानी हुई थ्योरी है वो है जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। इसके अनुसार अरबों साल पहले जब पृथ्वी बनी रही थी, तब थिया नाम का मंगल ग्रह जितना बड़ा एक और ग्रह उससे आके टकरा गया। ये आमने सामने की टक्कर नहीं थी, बल्कि एक साइड से हुई जोरदार टक्कर थी।
अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे पक्के वैज्ञानिक सबूत हैं। जैसे कि चांद पर लोहा बहुत कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि थिया का भारी लोहे का कोर पृथ्वी में समा गया था। दूसरा, पृथ्वी और चांद की चट्टानों की केमिस्ट्री, मतलब उनका केमिकल फिंगरप्रिंट लगभग एक जैसा है। और आखिर में इतनी बड़ी टक्कर ही समझा सकती है कि आज पृथ्वी और चांद का सिस्टम इतनी तेजी से क्यों घूमता है। और टक्करों का यह सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद एक और दौर आया जिसे लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट कहते हैं। हुआ ये कि बृहस्पति और शनि जैसे बड़े ग्रह जब अपनी आज की कक्षाओं में सेट हो रहे थे, तो उन्होंने अपने गुरुत्वाकर्षण से छोटे बड़े क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को पूरे सौर मंडल में इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। ये सब आकर अंदर के ग्रहों से टकराए। आज चांद पर जो इतने गड्ढे दिखते हैं, उनमें से ज्यादातर इसी दौर की निशानी है। तो इतनी उथल पुथल, इतने टकराव और इतनी बमबारी के बाद आखिरकार वो शांत और स्थिर सौर मंडल कैसे बना जिसे आज हम जानते हैं? अगर हम पूरी कहानी को एक टाइमलाइन पर देखें तो पता चलता है कि सौर निहारिका बनने से लेकर ग्रहों के बनने, चांद के जन्म और उस भयानक बमबारी के खत्म होने तक हमारे सौर मंडल को स्थिर होने में लगभग 20 करोड़ साल का हिंसक समय लगा। तो असल में बात यह है कि आज हम जो इतना शांत और व्यवस्थित सौरमंडल देखते हैं ना, वो एक बहुत ही लंबी और हिंसक कहानी का नतीजा है। ये वो शांति है जो एक बड़े तूफान के बाद आई है। और ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं है। हमारे सौर मंडल को बनाने वाले नियम और प्रक्रियाएं वही नियम है जो पूरे ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं। हमारी ये कहानी एक तरह से एक खाका है जो हमें दूसरे तारों के चारों ओर बन रहे अनगिनत ग्रहों को समझने में मदद करता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर हमारे अपने घर का जन्म इतने संयोग और इतनी उथल पुथल का नतीजा है, तो इस विशाल ब्रह्मांड में और कितनी दुनिया होंगी जो इस हिंसक प्रक्रिया से बचकर हमारी पृथ्वी की तरह जीवन के लायक बन पाई होंगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खोज जारी रखने के लिए हमेशा प्रेरित करता है।